मॉर्निंग सर। रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। पिछली जो फ्राइडे को क्लास हुआ था, उस फ्राइडे क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था उसको? फंक्शनल फंक्शनल प्लानिंग हम लोग कर रहे थे, फंक्शनल डिजाइनिंग। उसमें हमने कहाँ तक देखा? नीतीश, तुमने गूगल क्लासरूम को एक्सेप्ट कर रखा है ना? यस सर। तो ये पीपीटी मिल गई थी? यस सर, मिल गई थी। आई थिंक ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। यस सर, ये पढ़ लिया था। कोई कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। तो देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर हम लोग फंक्शनल इसकी डिजाइनिंग एंड अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट की हम लोग बात कर रहे थे। हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर क्या किया था कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, ऑक्यूपेंट रहता है, रहते हैं। उस रेजिडेंस बिल्डिंग के बारे में हम लोगों ने बात करी। उसके डिफरेंट डिफरेंट रूम्स को हमने देखा, और रूम्स का स्पेसिफिकेशन क्या क्या था, कितना बड़ा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखी। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अलावा हमारे पास में नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी होती है। नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग मतलब आपका स्कूल हो गया, बैंक हो गया, यस सर। ठीक है, या एयरपोर्ट हो गया, ठीक है, असेंबली हॉल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए। तो ये सारे सारे क्या है कि नॉन नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग रेसिडेंशियल की बिल्डिंग। कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर जैसे अब आपको कैसे प्लानिंग करनी है, क्या क्या ध्यान रखना है, या उन बिल्डिंग की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये हमको इस टॉपिक के अंदर देखना पड़ेगा। तो देखिए, किसी भी जो हमारी जो नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उनकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, या फंक्शनल जो उसके अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं, ये वैसे हम सबको अच्छी तरह से पता है, क्योंकि हम सब लोग नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को कई बार विजिट कर चुके हैं। अब जैसे आप यस एक सर। एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर मैं पोस्ट ऑफिस के अंदर जाता हूँ, तो पोस्ट ऑफिस की रिक्वायरमेंट क्या है? आपको या तो उससे स्टैम्प परचेस करना है, या आपको आपका मेल करना है, ठीक है, और कोई भी चिट्ठी पत्री आपको उसके अंदर भेजनी है, जो उसकी भेजनी है। रिक्वायरमेंट होगी। तो वहाँ यस पर सर। जो भी ऑफिसर्स वर्क वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उनकी रिक्वायरमेंट क्या आ जाएगी? एक तो वहाँ पर जो पोस्ट मास्टर होगा, सीनियर पोस्ट पोजीशन होती है,
तो पोस्ट मास्टर का रूम वहाँ पर होना चाहिए। यस सर। जो भी क्लर्क्स हैं, क्लरिकल जो स्टाफ है, उनके लिए अलग अलग कैबिन होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर यस सर। टॉयलेट्स होने चाहिए, पैंट्री होनी चाहिए ताकि चाय पानी कॉफी जो भी वो पीना चाहे तो वहाँ बना सकें। यस सर। ठीक है, और वेटिंग एरिया होना चाहिए जहाँ पर कस्टमर ज्यादा हो गए तो कस्टमर सड़क पर जाके खड़ा थोड़ी होगा, तो कस्टमर को रुकने के लिए यहाँ पे एरिया रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो ये वहाँ की फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है नॉन रेजिडेंशियल या कमर्शियल बिल्डिंग की, वो क्या क्या है? पहली है आपका रिसेप्शन एरिया होना चाहिए वहाँ पर, यस सर। है ना? Why reception area? Because every visitor needs a pause before meeting the desired person, यस सर। right? यस सर। दूसरा, कौन कौन से स्टाफ वहां पर वर्क कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव स्टाफ है, ऑफिस असिस्टेंट्स हैं, हेल्पर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टाफ वर्क कर रहे हैं, तो उनके हिसाब से उनकी एक बैठने की या सिटिंग की अरेंजमेंट वहां पर होना चाहिए। यस सर। जैसे आपका एग्जीक्यूटिव है तो वहां पर क्या है, उनके लिए सेपरेट कैबिन की रिक्वायरमेंट होती है एग्जीक्यूटिव्स के लिए। यस सर। असिस्टेंट्स के लिए क्या होगा, आपको जैसे कोई असिस्टेंट्स क्या क्या हो सकते हैं आपके, टाइपिस्ट हो सकता है, यस सर। रिसेप्शनिस्ट हो सकता है, टेलीफोन ऑपरेटर्स हो सकते हैं, है ना? ये सारे सारे मिडिल लेवल स्टाफ हो गए। तो इनके लिए क्या होगा, एक प्रॉपर वर्क स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? यस सर। हेल्पर्स हैं, हेल्पर्स को लेकर सिर्फ एक सेटिंग की रिक्वायरमेंट होती है केवल, उनको रूम्स की जरूरत नहीं है। यस सर। अब तीसरा पॉइंट आता है कि उनका वर्किंग स्पेस कैसा होना चाहिए, मतलब उनको वर्किंग स्पेस की रिक्वायरमेंट भी तो पड़ेगी। यस सर। तो इस तरह का केबिन होना चाहिए कि वहां पर सारा सारा उनका स्टेशनरी इक्विपमेंट सारा, उसमें टेलीफोन वगैरह सारा उसके अंदर जम के वो आराम से आ काम जाना कर चाहिए। सके। एक रूम उसके अंदर हो सकता है स्टोरेज रूम, आपकी जो पुरानी फाइलें यस सर। हैं वो सारी उसके अंदर रखने में, पुराना रिकॉर्ड्स हैं वो उसमें रखने के लिए चाहिए। यस सर। टॉयलेट्स वहां पर चाहिए, यस सर। कॉन्फ्रेंस रूम वहां पर चाहिए, मान लो उनको मीटिंग करनी है कोई ऑफिस यस को, सर। तो उनके लिए वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रूम भी होना चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि एक नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर होनी चाहिए। और नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको नोट्स भेज चुका हूँ, आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं, राइट? ओके सर। अब कम टू दिस बिल्डिंग सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, जनरली डोर्स एंड विंडोज हम लोग कंसीडर करते हैं, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दिस डोर्स एंड विंडो वी कैन गेट दी नेचुरल लाइट एंड नेचुरल वेंटिलेशन। यस। तो ना कम टू द सर्विस ऑफ बिल्डिंग, देखिए आप, सबसे पहले हम लोग डोर्स की बात करते हैं। वी हैव दिस पैनल डोर। आपको इसके जो पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स आपको पता होना चाहिए पैनल डोर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पैनल डोर जनरली घर का जो मेन गेट होता है वहाँ पर हम लोग पैनल डोर ही यूज करते हैं, थोड़ा सा मजबूत डोर होता है। यस सर। ठीक है, अगर आप देखेंगे मेरा कर्सर आपको दिख रहा है ये? यस सर। ठीक है, देखिए ये पूरा पूरा क्या है, ये डोर फ्रेम है जिस पर ये डोर जाके बंद होता है, जिसको आप हिंदी में चौखट बोलते होंगे शायद। यस सर। ठीक है, ये डोर फ्रेम हो गया। तो यहाँ पर ये मेरा डोर हो गया पूरा। ये पैनल डोर है, देखिए पैनल बने हुए, एक पैनल, दो पैनल, तीन पैनल, चार पैनल। ठीक है, और ये लाइट पैनल, ये कांच लगा हुआ है जिससे रोशनी घर के अंदर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ यस पर सर। क्या है, अगर आप देखें तो ये देखिएगा, इसके पार्ट्स की अगर बात करें तो ये एक, इसको बोलते हैं हम लोग जो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, रेल कहलाता है, रेल, राइट? अगर ये टॉप पर है तो यस टॉप सर। रेल, अगर ये बॉटम पर है तो बॉटम रेल, तो बटम रेल। राइट? और जिस भी यस रेल सर। पर ताला लगा हुआ, ताला, उसको बोलते हैं हम लोग लॉक रेल, क्योंकि इस रेल पर ताला लगा लॉक हुआ रेल। है, यस सर। राइट?
ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस गेट का, इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइल, STILE, स्टाइल। स्टाइल। ठीक है, जहां पर भी हिंज लगी हुई होती है, ये हिंज की हेल्प से ये डोर फ्रेम पर लगा हुआ होता है गेट। यस सर। ठीक है, और इस हिंज के रेस्पेक्ट में ये बंद होता है, खुलता है। खुलता है। ठीक है, तो जिस भी रेल स्टाइल पर हिंज लगी हुई है उसको हम लोग बोलते हैं हिंज स्टाइल। और उसके अपोजिट साइड वाली जो स्टाइल है उसको हम लोग बोलते हैं लैच स्टाइल। ओके सर। ठीक है, ये हमारे पैनल्स हैं सारे, ये देखिए आप पैनल्स, ये पैनल्स। यस सर। ठीक है, तो ये पूरा एक पैनल डोर का आपको स्पेसिफिकेशन सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अगले हम बात करते हैं, देखिए जितने पैनल बने होंगे उस गेट का नाम उतने ही पैनल के रेस्पेक्ट में गिना जाएगा। यस सर। देखिएगा इसको, ये देखिए आप, 1 पैनल गेट, 2 पैनल गेट, 3 पैनल गेट, जितने पैनल लगे हुए हैं उतना ही आपको इसमें नाम लिखा हुआ है। यस सर। आगे देखिए 4 पैनल, 5 पैनल, 6 पैनल। ठीक है, यस सर। अब कम टू दिस फ्लश डोर। देखिए फ्लश डोर जनरली क्या है, हम लोग टॉयलेट्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, ये कम, थोड़ा सा कमजोर गेट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इतना पैनल डोर स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड्स होते हैं अंदर, एक फ्रेम के अंदर, और उसके ऊपर एक पतली सी प्लाईवुड की स्किन हम लोग उसमें पेस्ट कर देते हैं। यस सर। अगर आप इसको जरा सा भी फोर्स से थोड़ा सा इसको तोड़ के देखोगे तो टूट जाता है आराम से। यस सर। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है बेसिकली, मतलब ये किसी तरह से, अब देखिए इसके अंदर क्या है कि इस तरह से ये स्टाइल बना दी, ये रेल बना दी, यस रेल सर। स्टाइल, और बीच में पीसीज ऑफ कार्डबोर्ड भर दी है, पीसीज ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड है। और उसके ऊपर एक पतली सी स्किन लगा, एक प्लाईवुड। ठीक है, ये गेट आपने जनरली देखे होंगे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके जो रूम्स होते हैं, उनका जो गेट होता है जनरली वो इस प्लस डोर का बनाया हुआ है। यस सर। There is some type of doors and windows. Doors के अंदर आपका सिंगल लीफ, डबल लीफ, स्लाइडिंग, स्विंग, रिवॉल्विंग, ये कुछ डोर्स है हमारे पास में। सिंगल लीफ मतलब जो सिंगल गेट ही होता है वो। जो सिंगल होता है, डबल लीफ जो डबल होता है। डबल वाला। अब इसमें क्या, सिंगल लीफ सिंगल स्विंग, डबल लीफ सिंगल स्विंग। ठीक है, मतलब स्विंग का मतलब होता है किस दिशा में खुल रहा है। अगर वो, खुल रहा है। अगर सिंगल लीफ सिंगल स्विंग है तो एक दिशा में खुल रहा है, सिंगल लीफ डबल स्विंग है तो वो दो दिशा के अंदर खुल दो रहा है। दिशा में। ठीक है, इसी तरह से यस आपका सर। ये स्लाइडिंग है, जो दीवार से दीवार की तरफ खिसकता है, स्विंग यस सर। है ना, और रिवॉल्विंग भी है। तो ये सारे सारे टाइप ऑफ हमारे पास में डोर्स है। विंडोज में देखिए फिक्स विंडो है, स्लाइडिंग विंडो है, और डबल हंग विंडो है। सिंगल हंग, डबल हंग विंडो है। ये विंडो जनरली टॉयलेट्स में यूज करते हैं हम लोग, डबल हंग, जिसमें विंडो बाहर की तरफ निकल जाती है या अंदर तरफ निकल जाती है, इसको डबल हंग विंडो। यस सर। साइजेस ऑफ डोर्स एंड विंडोज। तो बेसिकली जो साइज है ये डिपेंड्स करता है, मैंने भी आपको बताया कि इट इज अप टू यू, इट इज योर डिजाइन। आपने जो बिल्डिंग बनाई है आपका डिजाइन है, तो ये साइज जो डिफाइन करेंगे ये आप करोगे कि आपके घर के अंदर, आपके कमरे के अंदर, आपके मकान के अंदर क्या साइज का हमें डोर्स एंड विंडोज जनरली यूज करना है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड की हम लोग बात करेंगे तो स्टैंडर्ड के अंदर जनरली होता क्या है कि जो हमारा डोर है, मेन डोर जो होता है वो जनरली बड़ा होता है दूसरे डोरों से कंपैरिजन करेंगे। अगर यस अदर सर। डोर से, हम अदर रूम्स के डोर से, तो वो मेन डोर हमारा हमेशा बड़ा होता है।
तो लेकिन क्या होगा, क्योंकि हमें जो लिंटल लेवल है हमारा, तो लिंटल लेवल पूरे घर के अंदर सेम रहेगा। लिंटल लेवल जो भी है हमारा वो सेम रहता है। तो यहाँ पर देखिए, द हाइट ऑफ द ऑल डोर्स इज कैप्ट 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, एंड विड्थ इज जनरली टेकिन 1 to 1.1 मीटर। वन ये मीटर। हमारी एक स्टैंडर्ड वो हो गई है कि हम लोग जो हाइट और लेते हैं वो 2.1 बाई 1.2 मीटर या 1 मीटर की हम लोग जो डोर को ले सकते हैं। अब यहाँ पर कहिए, जो आपका बाथ है, WCA टॉयलेट है, इनके गेट जनरली क्या होते हैं, चौड़े कम होते हैं, चौड़ाई कम होती है, क्योंकि हमें इसमें सामान ले जाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। मेन गेट बड़ा इसलिए रखना पड़ता है कि अगर कोई बड़ा सामान हमें घर के अंदर रखना है तो बाहर से अंदर आ सके। तो टॉयलेट के अंदर क्या होता है, टॉयलेट के अंदर जो हम लोग लेते हैं उसकी विड्थ तो जनरली 0.9 मतलब 1 मीटर से भी कम रखते हैं हम लोग, 3.25 कम। फीट, 2.5 फीट, 3.25 फीट, इस तरह का हम लोग गेट जनरली रखते हैं। Sill of windows is capped between 0.75 meter to 1 meter above the cloud level. ये सिल ऑफ विंडो, जो आपकी जो खिड़की है, खिड़की का जो नीचे वाला जो लेवल है उसको हम लोग सिल बोलते हैं। तो जो सिल होता है हमारा, वो जनरली हम लोग 1 मीटर या 0.75 मीटर इसके अंदर बिल्डिंग के अंदर रख सकते हैं। यस सर। Now come to this next door, it is known as batten and ledged door. बैटन एंड लेजेड डोर, आपने इस तरह का गेट जनरली देखा होगा। इस तरह की लकड़ियों की स्ट्रिप्स होती हैं, ये लकड़ियों की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं बहुत सारी, और इसके ऊपर ये एक हॉरिजॉन्टल एक कंपोनेंट लगा दिया है जिससे कि ये वर्टिकल लकड़ियां रुक जाएं। ये जनरली आपने एक स्टोर रूम में या गांव के अंदर आप जो एक छोटा सा एक स्टोर रूम टाइप का बना दो, उसमें यस सर। उसमें छोटे छोटे जानवर रखते हो पालने के लिए, उस तरह के ये वहाँ पर ये जनरली लगाया जाता है। थोड़ा सा डीप होता है नेचर के अंदर, है ना। तो लेकिन आप देखिएगा, इसका स्पेसिफिकेशन देखिएगा, ये आपका डोर फ्रेम हो गया पूरा जिस पर लगेगा ये डोर फ्रेम है। ये डोर फ्रेम का हेड है, ऊपर वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। यस सर। आप देखिएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है गेट का, इसको बोलते हैं हम लोग टॉप लेजे, क्योंकि ये बैटन एंड लेजेड डोर है, बैटन एंड यस सर। लेजेड डोर है। ये लेजर डोर। वर्टिकल कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं बैटन्स, वर्टिकल जो लकड़ी लगी हुई है इस लकड़ी को हम लोग यस बोलते हैं बैटन्स, और हॉरिजॉन्टल लकड़ी जो वर्टिकल लकड़ी को सपोर्ट कर रही है इसको हम लोग बोलते हैं लेजेड, ठीक है। लेजेड। तो ऊपर है टॉप लेजेड, मिडिल में मिडिल लेजेड, नीचे है बॉटम लेजेड। क्लियर। यस सर। और भी टाइप देख लीजिए बैटन एंड लेजेड डोर का। ये प्लेन आपका लेजेड डोर है, ये लेजेड डोर विद ब्रेसिंग्स है, थोड़ा सा और मजबूत हो गया गेट ये। और ये फ्रेम्ड एंड लेजेड और ब्रेस डोर, देखिए ये पूरा फ्रेम बनाया है, ये ब्रेसिंग कर दी है, ठीक है, यस सर। और लेजेड डोर हो गया, राइट। यस सर। नाउ कम टू दिस लाइटनिंग पार्ट। हमने वेंटिलेशन की बात कर ली विंडो के थ्रू, अब लाइट की बात करते हैं। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ गुड लाइट इज टू क्रिएटिंग अ प्लेजिंग एनवायरनमेंट। अगर लाइट नहीं होगी आपके घर के अंदर तो आपको अच्छा महसूस नहीं होगा, आप एंटरटेनमेंट नहीं कर पाओगे, आपको गर्मी लगेगी, या रात को लाइट चलेगी तो आपका सिर किसी दीवार से टकरा सकता है, ठीक है। तो प्रमोट सेफ्टी ऑफ द पीपल यूजिंग द बिल्डिंग। चोर घर पे आ सकता है, आपको दिखेगा नहीं, कोई भी दिखेगा नहीं, अनजान आदमी घर पर आएगा। तो लाइट जो है हमारे, वो एक प्रॉपर या प्लीजिंग एनवायरनमेंट डेवलप करती है हमारे घर के अंदर। अगर लाइट नहीं होती तो आप मुझे अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर पाते और हमारे लेक्चर नहीं ले पाते और आप सुन नहीं पाते, ठीक है। यस तो सर। इट्स प्रमोट द एक्टिविटी कैरिड विद इन द बिल्डिंग। आप टीवी देखोगे, आप एसी चलाओगे, आप मोबाइल पे गेम खेलोगे, आप लैपटॉप चलाओगे, ठीक है। ये जो भी एक्टिविटीज हो रही है उन सबको ये लाइट आपकी क्या होता है, प्रमोट करती है। These are the some recommended daylight factors
factors. किचन के अंदर 2.5% डे लाइट फैक्टर चाहिए, लिविंग रूम के अंदर 0.625, बेडरूम के अंदर 0.313, स्टडी रूम के अंदर 1.9 और सर्कुलेशन एरिया के अंदर 0.313। आप देखिएगा ये जो है डे लाइट फैक्टर्स हैं, मतलब दिन के अंदर कितनी लाइट चाहिए आपको उस पर्टिकुलर रूम के अंदर, ये वो वाले फैक्टर्स। वेंटिलेशन आपका जो बेसिकली वेंटिलेशन जो है वो एयर एक्सचेंज के काम आता है, मतलब आपके जो रूम के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, आपके रूम के अंदर जो गर्मी है, उस गर्मी को ये एक्सचेंज करता है, चेंज करता है बेसिकली, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर जो हमारा बेसिकली ये जो कंट्रोल कर रहा है आपके टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को रिमूव कर रहा है, ये जो भी आपके किचन के अंदर जो स्मोक है, डस्ट है, हीट है, ठीक है, उन सबको ये क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है। प्रोवाइड अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द हीटिंग सिस्टम अप्लायंसेस, expel fall air from the kitchen and bathrooms, prevention of deposition of moisture on the wall surface and removal of body heat। ये हमारे कुछ वेंटिलेशन का वर्क है। यस सर। सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन देखिएगा, दो तरह के सिस्टम हमारे पास में, ड्यू टू विंड इफेक्ट और ड्यू टू स्टैक इफेक्ट, और एक मैकेनिकल है हमारे पास में, मैकेनिकल वेंटिलेशन, जिसमें आप एक वेंटिलेटर फैन आप अपने फैन लगा सकते हैं। किचन के अंदर या फिर बाथरूम के अंदर आप लोग लगाते हैं। नेचुरल वेंटिलेशन के अंदर है द वेंटिलेशन ऑफ बिल्डिंग विद आउटसाइड एयर विदाउट द यूज ऑफ फैन और अदर मैकेनिकल सिस्टम्स, ये नेचुरल वेंटिलेशन है, मतलब डायरेक्ट आपने बाहर की हवा ले ली, आपने कोई भी मैकेनिकल डिवाइस नहीं लगाई, नहीं वो लगा। आपके नेचुरल वेंटिलेशन हो जाएगा। और मैकेनिकल या फोर्स वेंटिलेशन क्या कहते हैं हम, जो एक्सेस ह्यूमिडिटी है उसको हम विद द हेल्प ऑफ फैन हम उसको क्या करते हैं, आउटसाइड थ्रो कर देते हैं, ठीक है। ये आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन हो गया। यहाँ पर कुछ हम लोग अगर बात करें आगे जो, यस सर। तो जो अभी तक हमने लेक्चर लिया है, इस लेक्चर के अंदर आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए, ताकि मैं उसकी क्वारी को सॉल्व कर सकूं। लग रहा है ठीक है, आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, और यस सर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन मेल मी, मैसेज मी, है ना, या फिर अगले लेक्चर जब आएगा जब आप उससे पूछ सकते। ठीक है सर। ओके। नॉइस कंट्रोल की हम लोग बात कर रहे हैं। जनरली ये जो नॉइस कंट्रोल है हमारे, आपने देखा होगा कि ऑडिटोरियम्स और जितने भी आपको ये सिनेमा थिएटर्स हैं, या जहाँ भी आपको म्यूजिकल रूम बनाना है, वहाँ पर इस तरह का नॉइस कंट्रोल ट्रीटमेंट हम लोग अपने उसमें बिल्डिंग के अंदर, इस तरह की बिल्डिंग में हम लोग करते हैं।
ये जो अगर हम देखें इसको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई ये नॉइज है क्या चीज। ठीक है, तो कोई भी ऐसी आवाज जो आपको पसंद नहीं है, वो सारी सारी जो जी सर। आवाज है उसको हम लोग बोलते हैं नॉइज। तो यहाँ पर कोई भी आवाज जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, कोई भी आवाज जो आपको पसंद नहीं है, वो सारी सारी नॉइज कहलाती है। तो अनवांटेड जो साउंड है उसको हम हमेशा नॉइज बोलते हैं। ठीक है, तो साउंड और जी नॉइज सर। इन दोनों में हमको डिफरेंस समझना पड़ेगा। साउंड जो आपको प्लीजेंट लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है बोलने का, नॉइज जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर कोई तेज आवाज में चीख के बोलेगा तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, अगर कोई मीडियम आवाज में बोलेगा तो वो आपको ठीक लगेगा, लेकिन अगर कोई बिल्कुल धीरे बोलेगा वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो भी एक नॉइज है। ऐसा नहीं है कि तेज आवाज को ही हम लोग नॉइज बोलेंगे। जो विस्परिंग साउंड होती हैं, जो फुसफुसाहट वाली साउंड होती है, जो धीमे धीमे साउंड जो लोग सुर्ख से बातें करते हैं, वो भी हम लोग क्या, उसको भी हम लोग नॉइज बोलते हैं। ठीक है, हमारा यस सर। कंसर्न सिर्फ इसको ये सीखने का है कि नॉइज और साउंड क्या होती है। हम लोग आगे बढ़ते हैं कि साउंड का और नॉइज का इसका इफेक्ट है क्या। देखिए, नॉइज का कहने को बहुत छोटा सा हमको लगता है कि इसका क्या इफेक्ट आएगा, लेकिन अगर नॉइज का हम इफेक्ट कहते हैं तो इसका बहुत वास्ट इफेक्ट है, और एक बहुत बड़ा पॉल्यूशन है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए, जिसको कि हमें इसको रिड्यूस करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो इफेक्ट आ रहा है हमारा नॉइज का, वो पहला इफेक्ट आ रहा है कि अगर हम नॉइज लेवल आपका ज़्यादा है तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि हमारा जो लेबर, जो वर्किंग लेबर है, जो वर्क कर रही है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर या किसी फैक्ट्री के अंदर, तो उसका जो आउटपुट है, उसका जो लेबर जो वर्क कर रहा है, उसका जो वो काम करने की जो क्षमता है, वो उसकी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है इस साउंड की, इस नॉइज पोल्यूशन की वजह से। नॉइज की वजह से डिस्कम्फर्ट कंडीशन क्रिएट हो जाती हैं। इसके अंदर अगर ह्यूमन बीइंग पे इसका इफेक्ट देखा जाए तो यहाँ पर हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द हो सकता है, या आपको स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है। स्लीप डिसऑर्डर का मतलब होता है कि आपको रात में नींद ना आने की समस्या हो सकती है इसकी वजह से। एक अगला बड़ा जो कारण है इसका वो है स्लीप डिस्टर्बेंस एंड डिस्टर्ब कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर जो आपका किसी भी चीज में अगर आप ध्यान लगाते हो, मान लो आपको पढ़ने में अभी ध्यान लग रहा है, आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन लेक्चर और पीछे से शोर शराबा हो रहा है, तो आपको उस पढ़ने में मन नहीं है, तो इट डिस्टर्ब योर कंसंट्रेशन एंड टेक अवे द एसेंस ऑफ म्यूजिक एंड स्पीच। अगर कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है या आपने कोई गाना बहुत तेज बजा रखा है अपने स्टीरियोफोनिक सिस्टम के ऊपर, तो आपको उस गाना सुनने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो वहाँ से एक चीखने की आवाज आती है। जो गाना सुना जाता है तो बिल्कुल एक सही स्पीड में सही साउंड के साथ में आप सुनेंगे, तो आपको उस साउंड का, उस गाने का आपको ज़्यादा मजा आएगा। देखिए, नॉइज को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं दो तरीके से। पहला क्लासिफिकेशन हमारा आउटडोर नॉइज है और दूसरा हमारा इंडोर नॉइज है। आउटडोर नॉइज इंडोर नॉइज। जो आपके घर के बाहर हो रही है, चाहे वो आपका जो व्हीकल्स हैं या आपका नेबरिंग के अंदर कोई भी शोर शराबा हो रहा है, वो सारा आउटडोर के अंदर आएगा। इंडोर आप घर पे आपने टीवी चला रखा है बहुत तेजी से, आपके किचन के अंदर जो बर्तन है उनके गिरने की आवाज़ है, फर्नीचर खिसकाने की आवाज़ है, या आपका कोई आपने तेज बजा रखा है घर के अंदर, गाने आप सुनते हो तेज तेज आवाज के अंदर, वो सारा इंडोर नॉइज है। अब इस नॉइज का ट्रांसमिशन होता कैसे है, आपके कानों तक ये आवाज कैसे पहुंचती है। तो देखिए, इसमें आपको तीन तरीके से ये आवाज, इसका नॉइज का ट्रांसमिशन होता है। पहला होता है एयर के थ्रू, हवा के थ्रू ये नॉइज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है। और दूसरा कारण है इसका बाई वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर। आप अगर मान लो कोई भी आपके ऊपर कोई रहता है फ्लैट्स के अंदर और ऊपर वो फर्नीचर को शिफ्ट करता है अपने को या भागते हैं बच्चे ऊपर की तरफ, तो वहां पर आपको ये जो स्ट्रक्चर मेंबर के थ्रू ये आवाज आप तक पहुंचेगी। ठीक है, तो तीन तरीके होते हैं, एक तो आपका हो गया एयर के थ्रू हो गया, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, और थ्रू का स्ट्रक्चर मेंबर हो गया। अब साउंड का इंसुलेशन हम लोग करें कैसे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको सीखनी है। साउंड इंसुलेशन, साउंड का इंसुलेशन हम लोग करें कैसे। सामने आपको फिगर दिख रहा होगा,
कि यहाँ पर आप देखिएगा, ये आपकी एक दीवार है इस जगह पर। इस दीवार के अंदर आप देखिएगा कि कोई भी हमने एक इंसुलेशन, एक शीट इसके ऊपर दीवार के ऊपर पेस्ट करी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इस शीट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये बैरियर है जो कि साउंड को दीवार के उस तरफ नहीं जाने देगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग किसी भी दीवार को साउंड इंसुलेटेड कर सकते हैं। जी आप सर। देखिएगा साउंड प्रूफ मेटल की हम लोग बात करेंगे, सामने फिगर में आपको दिख रहा है कि किस तरह से हम लोग किसी भी दीवार को, किसी भी मेंबर को हम लोग साउंड प्रूफिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो मटेरियल है वो है ड्राई वॉल। ड्राई वॉल हम लोग बोलते हैं जनरली, ये प्लास्टर बोर्ड होता है या इसको हम लोग जिप्सम बोर्ड ही बोलते हैं या जिपरॉक बोलते हैं। ये बाजार में जो आपके आएगा वो जिपरॉक के नाम से भी आएगा। जिप्सम बोर्ड भी आप इसको बोल सकते हो, जिपरॉक भी आप इसको बोल सकते हो। बेसिकली जी सर। दीज आर दी पैनल्स मेड अप ऑफ जिप्सम प्लास्टर। मतलब क्या होता है, इसमें जो मोटे जो पेपर्स होते हैं, बहुत सारे कागज के टुकड़े, सिंपल भाषा में समझिए, कागज के टुकड़े होते हैं, उसके अंदर हम लोग जिप्सम प्लास्टर डालते हैं, मिक्स करते हैं और प्रेशर के साथ में इनको आपस में पेस्ट करते हैं। ये जिप्सम प्लास्टर या ड्राई की शीट आपकी बन जाती है। तो इस जो सीट है आपने देखा होगा हमारे यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम के अंदर भी लगा हुआ है। आप ऊपर छत के ऊपर देखिएगा, सारे पैनल्स लगे हुए हैं, या हमारे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर भी ये लगे हुए हैं। तो ये क्या होता है, आपकी दीवारों के काम में आता है या छतों की छत पर लगाने का काम आता है। वहाँ से हम लोग इसको साउंड प्रूविंग करते हैं। साउंड प्रूविंग का मतलब आपकी जी जो सर। आवाज़ है वो एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ बाहर ट्रांसमिट ना हो। मतलब जो आवाज़ आपकी अंदर है वो अंदर के अंदर ही रहे, बाहर ना निकले, वरना उससे आपको डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। और ये एक्सक्यूज मी सबसे सर। सबसे सस्ता मटेरियल है। हाँ बताइए। सर जी, जो हॉल में जो रहता है सर, वो दूसरा प्लास्टर हो सकता है कि? तो ये सबसे बड़ा क्या है कि जो ड्राई वॉल है ये सबसे बड़ा चीप मटेरियल है। अगला जो मटेरियल है हमारे पास वो है एमएलबी, जिसको बोलते हैं मास लोडेड विनाइल। तो ये देखिएगा बेसिकली रबड़ की सीट होती है, हाईली डेंस फ्लेक्सिबल मेम्बर, रबड़ की सीट जैसा कुछ होता है ये एमएलबी। और इसको हम लोग अकोस्टिक ब्लॉक या शीट ब्लॉक भी हम लोग कभी कभी बोलते हैं। ये जो एमएलबी है ये क्या काम करती है, अगर आप कोई भी डक्ट देखें, जैसे आपके हॉस्टल में डक्ट लगी होती है कूलर वाली, तो उन डक्ट के अंदर ये क्या करती है, जो भी गैप्स हैं, ताकि वहां से वाइब्रेशन की आवाज़ आपको, खटरा खटरा वाइब्रेशन की आवाज़ वहां से ना आए, या किसी भी पाइप के अंदर है तो किसी मेटल कॉलम्स के अंदर इसको लगा सकते हैं। साउंड कंटेंट की बात करें, अगला मटेरियल है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर क्या होता है कि जितनी मशीनें चलती हैं बहुत तेजी से आवाज़ करती हैं, तो मशीनों की आवाज़ को जी रोकने सर। के लिए क्या करते हैं, साउंड कर्टेन्स हम लोग यूज करते हैं। ये साउंड कर्टेन क्या करते हैं, उस जो आवाज़ है उस आवाज़ को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उस आवाज़ को बाहर की तरफ कम से कम आने देते हैं। जिससे क्या होगा कि अगर आवाज़ तेज आएगी तो जो भी वर्कर काम कर रहा है, हम पहले ही बता चुके हैं, लेबर की जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी साउंड पॉल्यूशन की वजह से डाउन हो जाती है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि हमेशा इस तरह के बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, उस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग ये जो साउंड कर्टेन्स हैं, ये साउंड कर्टेन्स हम लोग यूज कर लेते हैं। तो जनरली ये भी जो एमएलबी होती है, मास लोडेड विनाइल्स होती हैं, उसका ही ये जी बनता है। सर। थोड़ा सा हैवी होता है, ये डबल मतलब बहुत सारी लेयर्स में बनता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छी तरह से ये एब्जॉर्ब कर पाता है। अगला जो कंपाउंड है हमारे पास में वो है डैम्पिंग कंपाउंड। डैम्पिंग कंपाउंड के अंदर बेसिकली ये, इसको हम लोग ग्रीन ग्लू भी बोलते हैं, ग्लू भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये ग्लू है, ये ग्लू बेसिकली बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल ग्लू होता है ये, और या इसको नॉइज रिड्यूसर होता है। जनरली जो गैप्स होते हैं, जो आप जो पैनल फिट करोगे, पैनल के बीच में जो गैप होते हैं, वहाँ पर हम लोग इस ग्लू को यूज कर सकते हैं। नॉइज सील भी बेसिकली अकोस्टिक चौक होती है, ये भी गैप फिलिंग करने के काम आती है। यहाँ भी आप लोग दो पैनल्स आप लोग यूज करते हो, और उस पैनल के बीच में जो गैप, जो साउंड है, वो साउंड जरा सा भी अगर आपको गैप मिल गया, जरा सा ही आपको क्रैक मिल गया, तो उस क्रैक के थ्रू वो साउंड पेनेट्रेट कर जाती है और दीवार की तरफ पहुंच जाती है। तो इसलिए हम जी लोग क्या सर। करते हैं, इसके अंदर जो भी आपका प्रॉपर सीलिंग, जब भी हम पैनल यूज करते हैं वहाँ पर उसका
किसी भी तरीके की साउंड लीकेज ना हो, वहाँ पर हम लोग उसको प्रॉपर सीलिंग करते हैं। तो ये नॉइस सील जो है इसको अकोस्टिकल चौक भी हम लोग बोलते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग इसको सील कर सकते हैं। आजकल मार्केट के अंदर कुछ प्री बिल्ट यूनिट्स आ रही हैं यामा कंपनी की, जो कि साउंड प्रूफ होती है। जनरली क्या होता है, जितने भी म्यूजिक रूम बनते हैं वहाँ पर इस तरह की हम लोग प्री बिल्ट यूनिट्स को यूज कर सकते हैं। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटेड प्री प्री बिल्ट यूनिट आती है, आपको बाजार से परचेज करना है और अपने जिस भी जगह पर आपको साउंड रूम बनाना है वहाँ पर जाके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे आपका टाइम भी बचेगा और पैसा दोनों आपके बच जाएगा। वॉल साउंड इंसुलेशन की हम लोग बात करें, दीवारों को हम लोग साउंड प्रूफ कैसे करें, तो यहाँ पर आप देखिएगा फिगर आपके सामने थोड़ी देर में आ रहा है, ये फिगर आपके सामने आ गया होगा किस तरह से हम लोग इस दीवार को साउंड इंसुलेटेड कर रहे हैं। तो देखिए आपकी सामने ये आपकी दीवार है, इस दीवार पर कि जनरली आपने देखा भी होगा कई जगह पर इस जी तरह सर। का वर्क। ये दीवार है और इस दीवार के ऊपर ये आपने एक स्टड्स लगा दिए, कुछ चैनल्स लगाई हैं आप लोगों ने, चैनल्स लगाकर जी हमने सर। इसके ऊपर ये जो भी साउंड प्रूफ जो मटेरियल है वो उसके अंदर डाल दिया दीवार के बीच में, और ऊपर से हमने प्लास्टर बोर्ड लगा दिया, ये बाहर तक ये दिखे नहीं। ठीक है, इस तरह से हम लोग जी करते सर। हैं। और फ्लोर स्लैब भी आप देख लीजिए, स्लैब के अंदर भी हम लोग किस तरह से इसको साउंड प्रूफिंग करने का तरीका सेम है। प्रोसीजर हम लोग देख लेते हैं, इसका प्रोसीजर किस तरह से है, पूरा पूरा प्रोसीजर आपके सामने स्क्रीन पर ये आ गया। सबसे पहले हम लोग एक स्टड वर्क फ्रेम बनाएंगे, स्टड्स मतलब कॉलम, एक फ्रेम बनाएंगे, दीवार से थोड़ा सा दूर रहेगा ये, जो भी आपकी ओरिजिनल जी वॉल सर। है उससे थोड़ा सा जी दूर सर। दूर की तरफ बनाएंगे हम लोग। और यस इसके सर। बीच में हम लोग क्या करते हैं, मिनरल वुल डाल देते हैं। मिनरल वुल इसके अंदर हम लोग बोलते हैं बेसिकली रुई हम लोग इसके अंदर भर देते हैं, ताकि ये साउंड आपका प्रूफ साउंड प्रूफ हो जाता है। और यस लाइन सर। द स्टड वर्क विद 2 लेयर्स ऑफ प्लास्टर बोर्ड। प्लास्टर बोर्ड जो हमने पहले पढ़ा था, प्लास्टर बोर्ड, उस प्लास्टर बोर्ड की हम लोग 2 लेयर इसके अंदर लगा देते हैं। और जो भी यस हमारे सर। जॉइंट आएंगे उन जॉइंट्स को हम लोग, जो भी सीलेंट हमने एकोस्टिकल चौक के बारे में पढ़ा था, उस एकोस्टिकल चौक की हेल्प से हम लोग इसको सीलेंट को इसमें फिक्स करके सारे क्रैक्स हम लोग इसमें फिलअप कर देते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा साउंड प्रूफ सीलिंग की हम लोग बात करना चाह रहे हैं। साउंड प्रूफ सीलिंग छत पे होगा आपका, तो छत को हम लोग साउंड प्रूफ कैसे करें, क्योंकि आपके जो ऊपर जो आपका घर है उस घर के अंदर कोई भी अगर फर्नीचर शिफ्ट हो रहा है या बच्चे कूद रहे हैं भाग रहे हैं, तो उस वजह से जी आपको सर। देखिए फिगर में देखिएगा आपको किस तरह से आपके मकान के अंदर, आप कमरे के अंदर आपको ये नॉइज पोल्यूशन आ रहा है। ऊपर से कोई भी एक्टिविटी हो रही है, ये एक्टिविटी थ्रू दिस स्लैब या आपके कंपोनेंट्स के अंदर आएगी और आपके घर के अंदर दिखाई देगी। हम प्रैक्टिकली हम लोग करके कई बार देख चुके हैं। इस जी तरह से सर। करते हैं हम लोग। देखिए आप फिगर आपको दिख रहा होगा, पूरा पूरा जो जो फ्रेम हम लोगों ने दीवार पर बनाया था सेम वो की वही फ्रेम हम लोग छत के ऊपर बनाते हैं। सर। ठीक है, तो इसमें कट स्ट्रिप ऑफ ड्राईवोल टू फिट इन द बिटवीन द सीलिंग जॉइंट, अप्लाई ग्रीन ग्लू ऑन द स्ट्रिप्स। ठीक है, इंस्टॉल ये रेजिलेंस साउंड क्लिप्स। साउंड क्लिप बेसिकली अभी हम मैं आपको दिखा दूंगा थोड़ी देर में साउंड क्लिप्स क्या होती है। ये साउंड क्लिप वो जी सर। एक यू शेप की क्लिप होती है जिसके अंदर ये चैनल, जो चैनल आपको दिख रही है ये चैनल और ये क्लिप है देखिए। इस क्लिप के अंदर एक चैनल फंसती है ताकि चैनल गिर ना जाए। ठीक है, और जी इसके सर। ऊपर हम लोग यस इसको सर। चैनल को चला देते हैं, बीच में हम लोग वही मिनरल बुल भर देते हैं और ड्राई वॉल की हम लोग पैनलिंग इसके ऊपर कर देते हैं। यस सर। ग्रीन ब्लू वगैरह वो सारा वो चीजें हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर। यस सर। देखिए सामने देखिए आपको ये पिक्चर थिएटर, आपको सिनेमा थिएटर या ऑडिटोरियम आपको दिख रहा होगा, जिसके अंदर सारा यस सर। सीटिंग अरेंजमेंट है और सामने स्टेज आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ऑडिटोरियम को ऑडिटोरियम या सिनेमा थिएटर आप उसको पा सकते हो। तो देखिए एक डायग्राम और है आपके सामने दिख रहा है आपके स्क्रीन के ऊपर, इस तरह डायग्राम में एक अरेंजमेंट और देखिए आप। तो ये जी सर। देखिए अरेंजमेंट आपने, ये भी सिनेमा थिएटर का और उसका ऑडिटोरियम का अरेंजमेंट है, इस तरह से सीटें लगी हुई है। जी। रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन ऑफ गुड एकॉस्टिक। एकॉस्टिक मतलब साउंड प्रूफिंग हम लोग कैसे करें। एकॉस्टिक का मतलब होता है इट इज अ साइंस व्हिच डील्स विद द नॉइज। ठीक है, ये नॉइज करना डील करता है एकॉस्टिक के अंदर। जी व्हेन सर। यूज्ड फॉर म्यूजिक एंड डांस पर्पस, द इनिशियल साउंड शुड रीच द ऑडियंस विद द सेम फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। मतलब ये है कि आप पिक्चर हॉल का अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो सिनेमा थिएटर के अंदर ऐसा तो नहीं है जो सबसे आगे बैठा है उसको आवाज तेज सुनाई देगी और पीछे वाले को बिल्कुल कम सुनाई देगी। ठीक है, ऐसा नहीं होता जी है। सर। अगर कोई भी डायलॉग डिलीवरी हो रही है स्क्रीन के ऊपर,
तो वो एक ही टाइम पर एक साथ सेम सेम स्पीड में और सेम वॉल्यूम के अंदर आगे से लेकर पीछे तक सारी ऑडियंस को एक साथ सुनाई देती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी एक डायलॉग डिलीवरी सामने से आया, किसी हीरो ने कुछ बोला और वो कुछ सेकंड बाद में, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद में पहले वो आगे वाले दर्शक को सुनाई दिया ऑडियंस को, फिर हौले हौले चलता हुआ पीछे वाले उसको ऑडियंस को सुनाई देता। ऐसा नहीं होता, सबको एक साथ सुनाई देता है। तो एक अच्छी एकॉस्टिक की अगर हम बात करें तो वहां पर जो भी साउंड आपकी जनरेट हो रही है वो लास्ट ऑडियंस तक सेम इंटेंसिटी और सेम फ्रिक्वेंसी के साथ में वो पहुंच जानी चाहिए। ये गुड एकॉस्टिक इक्विपमेंट होता है। तो सर जनरल एक प्रिंसिपल देखिएगा आप, प्रिंसिपल एक मिनट, प्रिंसिपल है उसके। तो सबसे पहले आप देखिएगा साइड सिलेक्शन प्लानिंग है, डायमेंशन है, शेप है, ट्रीटमेंट ऑफ इंटीरियर सर्फेसिस हैं, सीट्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स है, रिवर्बरेशन एंड साउंड एब्जॉर्प्शन है। तो जो भी आपने जी अभी सर। क्वेश्चन पूछा वो सारा की सारा हमारा ट्रीटमेंट ऑफ इंटीरियर सरफेस के अंदर आएगा, थर्ड पॉइंट के अंदर। ठीक है, उसमें आप लोग इसको समझ पाएंगे। साइट एंड साइट जी अरेंजमेंट का, साइट सिलेक्शन प्लानिंग का अगर हम बात करें तो अगर आपको मान लो एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, कहीं जगह पे आपको ऑल्टरनेट सिनेमा थिएटर आपको बनाना है, तो वहां पर क्या है कि इस सिनेमा थिएटर के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वहां पर उस प्लेस की नॉइज सर्वे करते हैं। नॉइज सर्वे मीन्स जी सर। वहां पर कितना ट्रैफिक है, कितना शोर शराबा है। ठीक है, ये सबसे जी पहले तो सर। एरिया का जी नॉइज सर। सर्वे किया था। जी अगर सर। वो एरिया शांत है, जनरली आपने देखा होगा कि जो सिनेमा थिएटर्स होते हैं वो हम लोग थोड़ा सा रेजिडेंशियल कॉलोनी से दूर बनाए ताकि वहाँ पर जी शोर सर। शराबा कम से कम हो। क्योंकि अगर जितना जितना नॉइज लेवल ज़्यादा होगा उसका नॉइज को कंट्रोल करने के लिए खर्चा ज़्यादा बढ़ जाएगा, हमारा ट्रीटमेंट के लिए पैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। इसलिए हमें जी क्या सर। करते हैं, हमेशा हमें शाम जगह पे हम लोग लैंड सर्वे करके देखते हैं। और अगर कहीं पर भी जैसे सिनेमा थिएटर में हमें एसी लगाना होता है, कूलिंग सिस्टम लगाने होते हैं, हीटिंग सिस्टम लगाने जी होते सर। हैं, तो वहां पर इस तरह की हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है कि जो भी प्लांट लगा हुआ है एसी का, उसका जो नॉइज है, जो वाइब्रेशन नॉइज है, वो जी सर। वहां पर अंदर की तरफ ना आए। वो भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ए तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इस तरह की चीजों का, तो यहाँ पर अगर हम डायमेंशन की बात करें, जो भी हम लोग ऑडिटोरियम में सिनेमा थिएटर बनाना चाह रहे हैं उसकी डायमेंशन बहुत यस इंपॉर्टेंट सर। है। तो इट इज इट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड टू बी जनरेटेड। ऐसा नहीं है आपने मान लो बहुत छोटा सा एक हॉल बना दिया और उसमें आवाज जी वॉल्यूम सर। बहुत तेज कर दिया, तो उसमें क्या आपको बहुत ज्यादा कॉस्टिंग करनी पड़ जाएगी। तो आपको क्या है कि जो भी आप साउंड, जो भी इंटेंसिटी आप लोग उसमें दिखाना चाह रहे हैं या सुनाना चाह रहे हैं, तो उस बेसिस पर हमें अपना जो डायमेंशन है उस प्रॉपर पर्टिकुलर थिएटर की, वो हमें उसको मेंटेन करनी पड़ेगी। और अगर आप म्यूजिक हॉल की बात करें, द वॉल्यूम शुड बी लार्ज, क्योंकि म्यूजिक हॉल में वॉल्यूम सबसे ज़्यादा लार्ज होता है ना। तो सो दैट इनफ स्पेस इज अवेलेबल फॉर द म्यूजिक टू स्प्रेड इन द हॉल और थिएटर। तो आपका जो म्यूजिक के जो आपका रूम बनाना चाह रहे हैं, हॉल बनाना चाह रहे हैं, वो इतना सफिशेंटली बड़ा होना चाहिए ताकि साउंड आपकी प्रॉपरली उसमें डिस्पर्स हो जाए, प्रॉपरली उसके अंदर चली जाए। जनरल केसों के अंदर जो हाइट है, द हाइट ऑफ द हॉल में वेरी फ्रॉम 6 मीटर टू 7.5 मीटर फॉर द लार्ज हॉल। ये आपकी हाइट है फ्लोर से लेकर, और जो सीलिंग की जो हाइट है जनरली 6 मीटर से लेकर 7.5 मीटर तक हम लोग रख सकते हैं। आगे देखिएगा इसके अंदर, ये वॉल्यूम हमारा थोड़ा कुछ डिफरेंट। वॉल्यूम है जो कि हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिटोरियम के लिए डिसाइड कर सकते हैं। अगर जी आपका सर। पब्लिक लेक्चर हॉल है जहाँ पर बहुत सारी पब्लिक इकट्ठा होती है, तो वहाँ पर हम लोग 3.5 टू 4.5 क्यूबिक मीटर पर पर्सन हम लोग वॉल्यूम उसका ले सकते हैं। आपको कितने लोगों के लिए, कितनी ऑडियंस के लिए वो पिक्चर हॉल या ऑडिटोरियम आपको बनाना है। अगर सिनेमा जी थिएटर सर। की हम लोग बात करते हैं तो 4 से लेकर 5 क्यूबिक मीटर एक आदमी के लिए हम लोग जगह मान के चलते हैं। और अगर जी म्यूजिक सर। हॉल है तो वहाँ पर 4 टू
मीटर हम लोग जगह वहाँ पर मान कर चलते हैं। तो यस ट्रीटमेंट सर। ऑफ द इंटर सरफेस इस चीज का। अब ट्रीटमेंट ऑफ द इंटर सरफेस मतलब क्या हो गया, सीलिंग हो गई आपकी, बगल की दीवारें हो गई आपकी, और सबसे पीछे वाली दीवार, क्योंकि एक दीवार पर तो उसमें पर्दा लगा हुआ होता है, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पर क्या है, इसका इन तीनों चीजों का हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, चारों चीजों का, सॉरी, एक छत हो गई, दो दीवारें हो गई और एक किचन दीवार हो गई, तो हमें चार जी चीजों सर। का वहाँ पर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर लार्ज हॉल है आपका, तो जो छत है आपकी, वहाँ पर आपको फॉल सीलिंग करनी पड़ेगी, जैसा कि हम अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस की उसमें आपने देखा होगा, वहाँ पर हम लोगों ने छत सर। का वो किया हुआ है, ठीक है, ट्रीटमेंट किया हुआ है छत के ऊपर। ये देखिए आप सामने एक फिगर हमको दिख रहा है, एक पिक्चर हॉल का। तो देखिए सामने ये आपका कोई भी स्क्रीन लगी हुई है जगह पर, और ये एक बंदा बैठा हुआ है, ऑडियंस बैठी हुई है, और ये सामने जी सर। प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर रूम है। यस सर। तो यहाँ यस से सर। जो कोई भी आवाज होगी, तो आवाज किस तरह से डिस्कस होगी, देखिए आवाज छत से टकरा सकती है ऊपर, छत से टकरा कर फिर इस ऑडियंस तक पहुंचेगी, ठीक है। और या ये आवाज सीधी जा सकती है ऑडियंस के पास में, ये सर थोड़ा टकरा बस। कर पीछे जाएगी, पीछे टकरा कर वापस ऑडियंस तक पहुंचेगी। तो इस यस ऑडियंस सर। तक क्या है, बहुत सारी आवाजें पहुंच सकती हैं। अब देखिए आपको प्रॉब्लम समझिए इस चीज की, जब यहाँ से कोई भी साउंड निकली इस जगह से, वो यस साउंड सर। क्या कर रही है, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि हॉल में चारों तरफ फैल रही है साउंड, ये क्योंकि हॉल में चारों तरफ फैल रही है, तो जहां भी ये टकराएगी वहां से रिवर्स होकर वापस ऑडियंस तक पहुंचेगी। मतलब ये हो गया, ये जो ऑडियंस बैठा हुआ है, ये जो आदमी बैठा हुआ है इस जगह पर, इस यस सर। तक बहुत सारी आवाज पहुंचने वाली है। मीन्स एक ही आवाज, एक ही डायलॉग इसके पास में बहुत जगह से पहुंचने वाला है। ये यस सबसे सर। बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम थोड़ी देर में दूर करने वाले हैं। आगे देखिएगा, सिनेमा थिएटर की जो आपकी सीट्स हैं, जो जी सीट्स सर। हम लोग लगाते हैं बैठने के लिए, उसका हम लोग किस तरह से ध्यान रखा जाता है। द राइज इन लेवल मे बी बिटवीन 8 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर पर रो। जो पीछे वाली जो सीट है, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था सर, ऊपर पीछे की तरफ तो ऊंचा होता चला जाता है वो। जी सर। तो हमारे पास में जो राइज है, एक अगर जो रो है सीट की, उससे आगे 8 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर ऊंची होगी पिछली वाली सीट। यस सर। The width of the seat should be between 45 centimeter and 56 centimeter on the basis of comfort table. जो आपकी सीट की चौड़ाई है वो 45 सेंटीमीटर से 56 सेंटीमीटर हो सकती है। The back to back distance between two successive row of seats should be at least 45 सेंटीमीटर and 106 सेंटीमीटर वन for पॉइंट extra सिक्स comfort। दो सीटों के बीच की जो दूरी है, दो सीटों के बीच का जो गैप है, वो 45 सेंटीमीटर या 106 सेंटीमीटर होता है। आगे देखिएगा, ये कुछ डिफेक्ट्स है, अकोस्टिकल डिफेक्ट्स हम इनको बोलते हैं। जो क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में आ रहे थे, उन क्वेश्चन का आंसर यस ये सर। डिफेक्ट्स हैं, अकोस्टिकल डिफेक्ट्स। पहला डिफेक्ट हमारा रिवर्बरेशन है, दूसरा फॉर्मेशन ऑफ इकोज है, तीसरा हमारे पास में साउंड फॉकी है, चौथा हमारे पास में इनसफिशिएंट लाउडनेस है, और पांचवा हमारे पास में है एक्सटर्नल स्टूडेंट्स। नॉइज। तो रिवर्बरेशन, formation of echoes, sound foggy, dead spots, insufficient loudness and external noise। ये कुछ हमारे पास में कुछ इसके डिफेक्ट्स हैं जो हमें सिनेमा थिएटर में या ऑडिटोरियम में देखने को मिलते हैं। तो रिवर्बरेशन सर। के बारे में हमने आपको बताना चाह रहे हैं कि रिवर्बरेशन क्या होती है। देखो वी हैव, अगर आप देखें पिक्चर हॉल के अंदर जाके कभी अगर ट्रीटमेंट ना हो, we have already seen that reverberation is the persistence of the sound in the enclosed space। मतलब ये है कि कोई भी आवाज आप तक पहुंची और आवाज आपके पास पहुंचकर रुक गई, जम गई थोड़ी देर के लिए, कानों के अंदर झन 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 की आवाज आना शुरू हो गई, तो इसको हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं। तो इससे क्या होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी, मान लो कोई भी डायलॉग आया, डायलॉग आया,
हाय, हेलो, तो वो डायलॉग हेलो जब आपके कानों तक पहुंचेगा ना हॉल के अंदर, तो वो हेलो इस तरह से पहुंचेगा, थोड़ी देर आपके लिए वो जमेगा आपका, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हमें इसको, अच्छा वहां से हेलो उसने बोल दिया, लेकिन हेलो बोलने के बाद में क्या हुआ, वो हेलो आपके कानों तक बहुत ज्यादा सुनाई पड़ रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग रिवर्बरेशन बोलते हैं। तो बेसिकली इट इज द परसिस्टेंस ऑफ द साउंड इन द एनक्लोज्ड स्पेस इज नोन एज रिवर्बरेशन। तो reverberation sound is the reflected sound as the result of improper absorption। तो देखिए हुआ क्या कि जो भी साउंड आप तक पहुंची, जो भी साउंड आप तक पहुंच रही है स्पीकर से, तो वो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा एक्सेसिव साउंड जो होती है उसको सबसे पीछे दीवार होती है, वो उसको एब्जॉर्ब करती है। अगर उसको प्रॉपरली वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, तो वो क्या करेगी, उस साउंड को रिफ्लेक्ट कर देगी। इसको हम लोग रिवर्बरेशन कहते हैं। तो अगर इस रिवर्बरेशन को अगर हमें रोकना है, तो इस कंडीशन को क्या होगा कि हमें प्रॉपरली इसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि किस तरह से हमारा जो एब्जॉर्बर लगा हुआ है सबसे पीछे, वो अपना प्रॉपरली वर्क करे, ताकि एक्सेसिव जो साउंड है हमारी, वो एक्सेसिव साउंड हमारी उसमें जाके Yes, एब्जॉर्ब sir. हो जाए। Now come to this formation of echoes, हम लोग बात कर रहे हैं डिफेक्ट्स की। तो echoes Yes, are sir. always formed due to reflection of the sound। ठीक है, जो भी आपकी रिफ्लेक्शन है साउंड की, उसको हम लोग इको होते हैं, मतलब आवाज आपकी गूंज रही है, एक आवाज आपको बार बार सुनाई दे रही है, इसको हम लोग इको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती है जब आपका ये जो हॉल है वो बड़ा है 17 मीटर से ज्यादा, ये उसका स्टैंडर्ड है 17 मीटर ज्यादा, या आपका जो हॉल है उसकी शेप आपकी क्या है, कर्व शेप के अंदर है। तो कर्व शेप के अंदर अगर Yes, sir. हॉल होगा, तो आपकी जो साउंड है, साउंड की रिफ्लेक्शन है, वो आपको बार बार सुनाई देगी। Yes, sir. कम टू द, इसका जो वो है सॉल्यूशन क्या करें, सॉल्यूशन ये है कि भाई जो भी आपकी साउंड है इसको चिकने सरफेस से रिफ्लेक्ट ज्यादा होती है, तो हम उस जो सरफेस है दीवार होगा, उस दीवारों के सरफेस को हम लोग रफ करा दें। अगर आप कभी पिक्चर हॉल में जाओ, तो दीवारों को हाथ लगा के देखना, आपको जो दीवारें हैं, वो दीवारें आपको रफ दिखाई देंगी, स्मूथ दिखाई देंगी। साउंड फॉकी की हम लोग बात करते हैं, अगला डिफेक्ट है हमारा साउंड फॉकी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी भी एक पॉइंट पर, जब पिक्चर हॉल में हम लोग होते हैं, तो किसी भी एक पॉइंट पर, देखिए आप Yes, sir. पिक्चर, इसको थोड़ा सा अलग समझिएगा, आप पिक्चर हॉल में जा रहे हो तो पिक्चर हॉल में ट्रीटमेंट हो चुका है, इसलिए आपको Yes, इस sir. तरह के डिफेक्ट देखने को नहीं मिलते। जब पिक्चर हॉल नया नया बनता है उस समय इसकी चेकिंग होती है, कहीं इस तरह के डिफेक्ट तो नहीं आ रहे। तो ये सारे वो डिफेक्ट्स हैं जो ऑडिटोरियम जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो हम लोग करना चाह रहे हैं। तो साउंड फॉकी जो है, तो किसी भी एक प्लेस पर बहुत सारी आवाज, बहुत तेज आवाज आपको सुनाई देती है, उसको हम लोग Yes, साउंड sir. फॉकी बोलते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जहाँ पर भी Yes, sir. साउंड ज्यादा हो रही है, उस जगह पर हाईली एब्जॉर्ब मटेरियल, जो सेकंड नंबर का पॉइंट, हाईली एब्जॉर्ब मटेरियल उस जगह पर हम लोग लगा देते हैं, ताकि जहाँ पर वहाँ पर जो एक्स्ट्रा साउंड आ रही है, वो एक्स्ट्रा साउंड को वो एब्जॉर्ब कर ले। ये हमारा साउंड प्रूफ हो गया। डेड स्पॉट, डेड स्पॉट वो पॉइंट होते हैं जहां पर आवाज बिल्कुल पहुंचती ही नहीं है। ऐसी जगह भी हमारे पास कई जगह बनती है, डेड स्पॉट ऐसी जगह बनते हैं जहाँ पर अगर कोई सीट हमारी लग जाती है, तो उस सीट पर कुछ भी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको दूर करने के लिए हम लोग डिफ्यूजर्स यूज करते हैं। डिफ्यूजर मतलब जहाँ पर भी साउंड तेज है वहां से हम लोग साउंड को डिफ्यूज करके, जो डेड स्पॉट बने हुए हैं हमारे, उस डेड स्पॉट्स के ऊपर जाके हम लोग साउंड को पहुंचा देते हैं। इनसफिशिएंट लाउडनेस भी एक हमारा डेड इफेक्ट है। तो यहाँ पर क्या होता है, ड्यू टू लैक ऑफ साउंड रिफ्लेक्शन फ्लैट सरफेस नियर द साउंड सोर्स और एन एक्सेसिव साउंड एब्जॉर्प्शन ट्रीटमेंट इन द हॉल, इस वजह से क्या होगा, इंसफिशिएंट लाउड हो जाती है, मतलब आपका जो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है या एब्जॉर्ब करना मटेरियल, वो आपने एक्स्ट्रा लगा दिया है। इस वजह से क्या होगा, आपके पिक्चर हॉल के अंदर, आपके ऑडिटोरियम के अंदर साउंड आपको प्रॉपरली सुनाई नहीं देगी, कम सुनाई देगी, तेज आवाज में सुनाई नहीं देगी। और इसको हम लोग हमेशा प्रॉपरली रेक्टिफाई कर सकते हैं सरफेस को, जिससे कि हमारा साउंड सारी सारी हमें ये प्रॉपरली सुनाई दे जाए। अगला जो पॉइंट हमारे पास वो है एक्सटर्नल नॉइज, बाहर से जो आवाज आ रही है हमें, वो हमारे पिक्चर हॉल के अंदर आ सकती है, जिससे हमें डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो इट इज रिमूव बाय
planning the hall with respect to the surrounding and by proper sound insulation of the interior wall. इंटीरियर वॉल की हम लोग प्रॉपरली साउंड उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर दें, जिससे हमें ये प्रॉपरली हमारा ये चीज़ें हमें सुनाई ना दे। तो ये हमारे कुछ वो पॉइंट्स थे